नमस्कार। प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय आईडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। स्वास्थ्य केंद्रों की सेहत। दैनिक जागरण भूख के बारे में क्या बताते हैं? आहार के आंकड़े, बिजनेस स्टैंडर्ड, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का सवाल, जनसत्ता, स्कूलों की चिंता, हिंदुस्तान। अब संपादकीय विस्तार से। स्वास्थ्य केंद्रों की सेहत। दैनिक जागरण भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने ग्राम स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों में टीबी, HIV, डेंगू, इंसेफ्लाइटिस, हेपेटाइटिस बी आदि रोगों की जांच की सुविधा उपलब्ध कराने का जो सुझाव दिया वह केवल क्रियान्वित ही नहीं होना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्थानीय स्तर पर ही अधिक से अधिक रोगों की पहचान हो सके। यदि रोग की पहचान प्रारंभिक चरण में ही हो जाती है तो न केवल उसका उपचार आसान हो जाता है, बल्कि उसमें लगने वाले खर्च में कमी भी आती है। यदि रोगों की पहचान स्थानीय स्तर से स्वास्थ्य केंद्रों में हो सके तो शहरों के बड़े अस्पतालों में रोगियों की भीड़ भी कम करने में मदद मिल सकती है। नीति नियंताओं को यह समझने की आवश्यकता है कि जितनी आवश्यकता आधुनिक सुविधाओं से लैस बड़े अस्पतालों का निर्माण करने की है, उतनी ही स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों के सक्षम बनाने की भी। चूंकि अभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में गंभीर रोगों की जांच की विश्वसनीय व्यवस्था नहीं है, इसलिए रोगियों को शहर की दौड़ लगानी पड़ती है। इसमें समय और धन की बर्बादी होती है और कई बार उपचार में भी देर हो जाती है। इसके चलते रोग के निदान में लंबा समय लगता है। यह अच्छा है कि ICMR ने ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत बनाने की पैरवी की, लेकिन उसे इससे परिचित होना चाहिए कि कस्बों और छोटे शहरों के स्वास्थ्य केंद्रों में भी रोग परीक्षण उपकरणों का अभाव दिखता है। कई बार ये उपकरण होते भी हैं तो काम नहीं कर पाते। इसका एक कारण प्रशिक्षित मेडिकल कर्मियों का अभाव भी है। इसके चलते ही जिला अस्पतालों में रोगियों की भीड़ दिखती है। विडंबना यह है कि प्रायः वे भी समुचित मेडिकल उपकरणों से जूझते दिखते हैं। इसका संकेत ICMR के सुझाव से मिलता है कि जिला स्तर के अस्पतालों में CT स्कैन, MRI, मेमोग्राफी आदि की सुविधा होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि अभी भी ये सुविधाएं जिला अस्पतालों में नहीं है। शायद यही कारण है कि लोग मजबूरी में ही सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जाते हैं। यदि स्वस्थ भारत के सपने को साकार करना है तो स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक सुविधाओं और प्रशिक्षित मेडिकल कर्मियों को लैस करना होगा। यह काम करने के साथ ही लोगों के सेहत के प्रति जागरूकता लाने में भी जतन करने होंगे। यह किसी से छिपा नहीं कि अपने देश में बीमारियों का एक बड़ा कारण सेहत के प्रति बरती जाने वाली लापरवाही है। सेहत व्यक्ति, समाज और देश की सबसे बड़ी पूंजी होती है। चूंकि रोगों का बड़ा कारण खराब जीवन शैली के साथ खान पान भी है, इसलिए खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता सुधारने का भी काम करना होगा। भूख के बारे में क्या बताते हैं? आहार के आंकड़े, बिजनेस स्टैंडर्ड। वाचस्पति शुक्ला, संतोष कुमार दास। वाचस्पति शुक्ला, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च। संतोष कुमार दास, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद में सहायक प्राध्यापक हैं। विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति। सोफी की 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने 2020 और 22 के दरमियान 7.4 करोड़ लोग अल्पपोषण के शिकार थे। इससे भारत में खाद्य असुरक्षा एवं भूख की स्थितियां बयां होती हैं। 2023 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देशों के बीच भारत को 111वां स्थान दिया गया। यह सूचकांक बताता है कि देश में बच्चों के बौनेपन, दुर्बलता की समस्या और पोषण की कमी बहुत अधिक है। इससे यह भी पता चलता है कि उस देश की आबादी को रोजाना पर्याप्त भोजन मैसर नहीं हो रहा है। इस इंडेक्स की रिपोर्ट पर मीडिया और राजनीतिक हलकों में बहस छिड़ गई है, मगर इससे भारत में लगातार चलती आ रही खाद्य सुरक्षा की चुनौती में भी उजागर होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध आंकड़े तो बता रहे हैं कि बड़े स्तर पर लोग भूखे रहते हैं, मगर यह आंकड़ा आसानी से नहीं मिलता कि रोज रात कितने लोगों को भूख पेट सोना पड़ता है। हाल ही में घरेलू खपत व्यय सर्वेक्षण HCS 2023-22 के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें सर्वेक्षण ने 30 दिन पहले तक खाए गए आहार की संख्या बताई गई है। यह तय परिभाषा के मुताबिक आहार पकाई गई या एक से अधिक खाद्य सामग्री होती है, जिसमें बड़ा भाग अनाज का होता है। सर्वेक्षण में दर्ज की गई आहार की संख्या से पता चलता है कि कितने लोग दिन में 2 जून की रोटी नहीं खा पा रहे हैं, यानी 30 दिन के भीतर 60 बार भोजन नहीं कर पा रहे हैं। जो एक महीना में 60 से कम बार आहार ले पा रहे हैं, उन्हें भूख का शिकार माना जाता है और उनका अनुपात जितना ज्यादा होता है, भूख की स्थिति उतनी ही तीव्र मानी जाती है।
सर्वेक्षण से पता चलता है कि पिछले 30 दिन में 60 से कम बार आहार करने वालों की संख्या कुल आबादी की महज 3.2% यानी बेहद मामूली आबादी ही भूख से पीड़ित है। 90% से अधिक लोगों को रोजाना 2 या 3 आहार के हिसाब से 60 से 90 आहार लिए। इससे पता चलता है कि ज्यादातर लोग पर्याप्त पोषण के लिए जरूरी या इससे अधिक भोजन की जरूरत आसानी से पूरी कर लेते हैं। भारत में केंद्र एवं राज्य सरकारों गरीबों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराती है, मगर खाद्य सुरक्षा का असली मतलब पोषक तत्वों से भरपूर और स्थायी भोजन से है। भूख पूरी तरह खत्म करने के लिए हमें ऐसी नीतियां चाहिए जो पोषक तत्वों से भरपूर भोजन के वितरण, उपलब्धता तय करने और उसे किफायती रखने में मददगार हो सके। इसके लिए क्षेत्रीय विषमताओं की जानकारी होनी चाहिए और उनके हिसाब से कारगर समाधान तैयार होना चाहिए। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का सवाल, जनसत्ता, नवनीत शर्मा। भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर लंबे समय से विचार विमर्श होता रहा है। आर्थिक उदारीकरण के बाद गुणवत्ता की परिभाषा आर्थिक कारकों और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के प्रभाव से परिवर्तित हुई। पारंपरिक रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना तथा उन्हें आजीवन सीखने के लिए तैयार करना रहा है। हालांकि वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में इस अवधारणा को स्पष्ट करना तथा उसे प्राप्त करना और जटिल होता जा रहा है। यह एक चुनौती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता और गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। हालांकि इसमें कुछ विरोधाभास भी दिखते हैं। एक और यह भी शिक्षार्थियों के लिए सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की परिवाह किए बिना समान पहुंच पर जोर देती है। वहीं दूसरी ओर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निजी परोपकारी प्रयासों पर निर्भरता जताती है, जिससे इसकी समावेशिता और व्यवहार्यता को लेकर गंभीर चिंता पैदा होती है। शिक्षा में गुणवत्ता की अवधारणा बहुआयामी है, इसमें व्याख्यान, शिक्षक, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्चा की संरचना, छात्रों की गुणवत्ता, शैक्षणिक संस्थान, परीक्षा प्रक्रिया का प्रबंधन और संस्थागत सुविधाओं की पर्याप्तता सहित कई पहलू समाहित हैं। इन सभी कारकों का सम्मिलित प्रभाव शिक्षा की समग्र गुणवत्ता निर्धारित करता है। शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना विवादास्पद काम हो रहा है। इसमें यह विचार करना कठिन होता है कि शिक्षण विधियों और पाठ्यचर्या में कितनी प्रौद्योगिकी शामिल की जाए। शिक्षा में सार्थक सुधार के लिए आंतरिक शिक्षण पद्धति से हटकर हमें ऐसे तरीकों को अपनाना होगा जिनमें छात्र सक्रिय रूप से भाग लें और संवादात्मक शिक्षण विधियों का प्रयोग अनिवार्य हो। शिक्षकों को केवल निर्देश देने के बजाय वास्तविक रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें विद्यार्थियों की अंतर्निहित क्षमताओं का विकास, रचनात्मकता को बढ़ावा और सामाजिक जिम्मेदारी का संवर्धन शामिल है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण होना चाहिए जो समाज में सार्थक योगदान दे सकें। वे मानवीय और संवेदनशील हों। इन व्यापक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके ही शिक्षा की वास्तविक गुणवत्ता प्राप्त की जा सकती है। स्कूलों की चिंता, हिंदुस्तान। भारत में स्कूलों की संख्या बढ़ रही है, पर स्कूली छात्रों की संख्या का घटना चिंताजनक और विचारणीय है। भारत में स्कूलों की संख्या में करीब 5,000 की बढ़ोतरी हुई है। अब कुल 14,71,000 स्कूल हो गए हैं, पर साल 2022-23 व 23-24 के बीच स्कूली छात्रों के नामांकन में 37 लाख की कमी आई है। यह कमी महज 1.47% है और चिंताजनक है। क्या स्कूली शिक्षा ज्यादातर बच्चों की पहुंच से बाहर है? क्या शिक्षा का आकर्षण पहले की तुलना में घटा है? शिक्षा मंत्रालय के तहत UDISE+ द्वारा जारी आंकड़ों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। साल 2022-23 और 23-24 के बीच UDISE+ रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि लिंग समूहों, सामाजिक श्रेणियों के स्तरों पर नामांकन में मामूली गिरावट आई है। ध्यान देने की बात है, छात्राओं के नामांकन में 16 लाख और छात्रों के नामांकन में लगभग 21 लाख की गिरावट आई है। मतलब पढ़ाई से मुंह मोड़ने वाले छात्रों की संख्या ज्यादा है, जबकि लड़कियों ने पढ़ाई पर तो अपेक्षाकृत ध्यान ज्यादा दिया है। जाति के आधार पर अगर देखें तो अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के छात्रों के नामांकन में 25 लाख और अधिक अनुसूचित जाति SC वर्ग में छात्रों में 12 लाख और अनुसूचित जनजाति ST वर्ग के छात्रों में 2 लाख की गिरावट हुई है। नामांकन से वंचित हुए अल्पसंख्यक छात्रों की संख्या 3 लाख है, जबकि इनमें से 1/3 मुस्लिम है। स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में सुधार हुआ है, पर यह भी एक बड़ी चिंता का विषय है कि भारत में नई पीढ़ियों को यथोचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। शिक्षा से वंचित रहने के जो कारण है उनमें सबसे बड़ा कारण गरीबी है। सरकारी स्तर पर
सरकारी स्तर पर सरकारों ने गरीब छात्रों के लिए अनेक इंतजाम किए हैं, पर इन इंतजामों का सभी छात्रों तक समान रूप से पहुंचना आसान नहीं है। किसी अभावग्रस्त छात्र के लिए आर्थिक मदद या छात्रवृत्ति पाना बड़ी चुनौती है। निचले स्तर पर शिक्षकों और शिक्षा कर्मचारियों को जितना सजग होना चाहिए, उतना सजग वे नहीं हो पा रहे हैं। भारत जैसे देश में शिक्षा एक अभियान है। इसके लिए अगर माकूल माहौल न बनाया जाए तो गरीब व वंचित बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाया नहीं जा सकता। कोई संदेह नहीं है कि किसी भी अभियान में अगर समर्पित लोग आपके पास नहीं है तो फिर उस अभियान की सफलता संदिग्ध हो जाती है। स्कूलों को संसाधन के स्तर पर भी बहुत मजबूत करने की जरूरत है। भारत के 60% स्कूलों में भी कंप्यूटर उपलब्ध नहीं है और इंटरनेट की सुविधा वाले स्कूलों की संख्या 50% से भी कम है। आज के समय में जब हम बड़े पैमाने पर कुशल कामगारों की जरूरत पड़ेगी, तब किसी का कंप्यूटर शिक्षा से वंचित होना बहुत महंगा पड़ेगा। आज के समय में हर छात्र या हर नागरिक को कंप्यूटर और इंटरनेट का सामान्य ज्ञान होना ही चाहिए। कंप्यूटर आज के समय में विलासिता नहीं बल्कि जरूरत है। बहरहाल यह खुशी की बात है कि अब भारत के 91.7% स्कूलों तक बिजली पहुंच चुकी है। अभियान चलाकर देश के बाकी बचे स्कूलों तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होनी चाहिए। देश में 98% से ज्यादा स्कूलों तक पेयजल की सुविधा के साथ ही टॉयलेट की सुविधा पहुंच चुकी है। स्कूलों को संसाधन संपन्न बनाने के साथ ही शिक्षकों और पुस्तकों की गुणवत्ता पर भी सतत ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद।